नमस्कार साथियों, शर्वा क्लासेज में सभी साथियों का मैं ओपी शर्मा भूगोल व्याख्याता हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अपनी क्लासेज चल रही है महत्वपूर्ण। देखें तो अपन ने फर्स्ट ग्रेड के लिए है, सेकंड ग्रेड है, रिटमेंस है, लेबर असिस्टेंट है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुसार जो शानदार सिलेबस हम आप तक एनसीईआरटी और आरबीएसई बेस पर जो सिलेबस है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। सभी साथी शर्वा क्लासेज के साथ में जुड़े और चैनल जो है शर्वा क्लासेज आपका यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब भी कर लें। कक्षा 11 का अध्याय 3 अपन देख रहे हैं, जिसके अंदर आज अपना सेकंड टॉपिक जो है उसका सेकंड पार्ट आज चलेगा। भारत में अफवाह तंत्र पर अपन चर्चा कर रहे हैं। हिमालय अफवाह तंत्र जो है उसमें सिंधु गंगा की बात अपन ने पहले कर ली, है ना। सिंधु की बात अपने पहले कर ली और आज अपन गंगा नदी जो है उसकी चर्चा करेंगे, ब्रह्मपुत्र की चर्चा अभी करेंगे। तो देखते हैं कैसी लगती है आपको क्लास। आशा करता हूँ कि अच्छी लगेगी और क्लास को आप अधिक से अधिक संख्या में शेयर करेंगे और अपने चैनल को सपोर्ट करेंगे। साथियों, वो कहते हैं ना कि तय कर लिया है जिंदगी में कि सक्सेस होना है तो प्रयास में कमी क्यों। वो हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियां हैं कि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफानी में मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या। कह मृत्यु को वरदान ही, जब मरण ना लिया ठान ही, तो फिर हार क्या, फिर जीत क्या, फिर हार क्या, फिर जीत क्या। तो यदि जिंदगी में अपन ने ये तय कर लिया है कि हमें सक्सेस होना है तो फिर हमें चिंता किस बात की है। आज अपन गंगा नदी जो है उस पर चर्चा विस्तार से करेंगे। सभी साथी जुड़ जाएं, क्लास को शेयर कर देंगे, अन्य साथियों को जोड़ देंगे। चलो, गंगा नदी बहुत महत्वपूर्ण है, भारत की पवित्र नदी, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी। भाव क्षेत्र जो है इसकी द्रोणी जो भारत में सबसे लंबी द्रोणी, सबसे बड़ी द्रोणी विश्व में अमेजन और भारत में गंगा। 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर में इसकी द्रोणी फैली हुई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण नदी है, तो काफी इंपॉर्टेंट नदी की चर्चा अपन कर रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये काफी महत्वपूर्ण। इंडोब्रम जो नदी बहती थी उस इंडोब्रम का हिस्सा मानी जाती है, क्यों इसमें ये नदी जो है इस रिज के ऊपर उठने से, दिल्ली रिज के ऊपर उठने से ये नदी जो है मुख्य रूप से 3 शाखाओं में बंट गई। सिंधु हो गई, इसके अलावा गंगा हो गई और इसके अलावा ब्रह्मपुत्र हो गई। ये हम पढ़ ही रहे हैं। तो वही गंगा नदी जिसके बारे में काफी धार्मिक मान्यता अपनी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह उद्धारक नदी भी है। हम हिंदू धर्म के अनुसार यदि इसकी चर्चा करें तो काफी पवित्र नदी के रूप में इस नदी को अपन मानते हैं। धार्मिक परंपरा अपनी जगह है। मेरा यही मानना है कि धार्मिक परंपराओं की आड़ में नदी जो है उसको प्रदूषित न करते हुए अपने परंपरा को निभाएं, लेकिन नदी के जो स्वच्छता है उसको भी आप ध्यान में रखते हुए अपना कार्य संपन्न करें। तो शुरू करें गंगा नदी। तो साथियों, ये नदी जो है इसका उद्गम उत्तराखंड से होता है। इसका मतलब ये भारत में स्थित हिमालय पर्वत श्रेणी जो है उसी से इसका उद्गम होता है। उत्तराखंड नया स्टेट सन 2000 में बना था, नवंबर के अंदर, आपको पता ही होगा। उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था और उस समय इसका नाम उत्तरांचल होता था। क्या होता था? उत्तरांचल। लेकिन वर्तमान में इसको उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। इसका उत्तरकाशी जिला जो है उसमें गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से, गंगोत्री हिमानी या हिमनद से इस नदी का धरातल से 3900 मीटर यानी समुद्र तल से 3900 मीटर की ऊंचाई से 2 धाराओं के रूप में निकलती है, लेकिन इसकी मुख्य धारा जो है वो भागीरथी है, भागीरथी के नाम से होता है। ये मुख्य धारा है इसकी, कौन सी? भागीरथी। बहुत बार भागीरथी और अलकनंदा में से पूछ लेते हैं कि अलकनंदा में से मुख्य नदी कौन सी है। सहायक
भागीरथी है या अलकनंदा है, तो भागीरथी की सहायक अलकनंदा है, ये आप ध्यान रखोगे साथियों ना। आगे चलती 5 प्रयाग मैं चर्चा विस्तार से करूंगा, बताऊंगा आपको विस्तार से कौन सा प्रयाग कहाँ पे। आगे चल करके देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम हो जाता है, और जिस जगह संगम होता है वो उसको देव प्रयाग कहते हैं। प्रयाग का मतलब होता है संगम स्थल, दो नदियों का संगम स्थल, उसको प्रयाग से नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देव प्रयाग जो है वो देव प्रयाग है, उसमें इन दो धाराओं का मिलन होता है, तो भागीरथी और अलकनंदा, इन दो धाराओं का मुख्य रूप से मिलन होता है। अलकनंदा का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये भी उत्तराखंड से ही निकलती है, और बद्रीनाथ के ऊपर, बद्रीनाथ आपको पता है धार्मिक जगह है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सतोपति, है ना। तो बद्रीनाथ के ऊपर सतोपत एक हिमनद है, वहां से अलकनंदा की धारा का उद्गम होता है। और ये अलकनंदा जो है ये भी दो धाराओं से मिलकर के बनती है, एक तो धौली गंगा, एक विष्णु गंगा, ये दो धाराओं से मिलकर के बनती है। धौली गंगा और विष्णु गंगा के नाम से मिलकर बनती है। इन दोनों का जो संगम होता है, धौली और विष्णु गंगा का जो संगम होता है, इसको विष्णु प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विष्णु प्रयाग। ये भी आप ध्यान में रखोगे कि इस विष्णु प्रयाग इसे कहते हैं ना। अभी सभी प्रयाग है, मैं डायग्राम से आपको बता देता हूँ। अब आ जाओ, यह है प्रमुख प्रयाग। सबसे पहले यहां हम देख रहे हैं कि यह नदी जो है इस भाग में मुख्य रूप से हिमालय की श्रेणी से निकलती है, विष्णु गंगा। इधर से ये जो नदी है हिमालय की श्रेणी से निकल रही है, सतोपत हिमनद से, धौली गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों मिलकर के यहां मिलती है, जिसको जोशीमठ या विष्णु प्रयाग कहा जाता है। तो ये संगम है, इसका नाम क्या है? विष्णु प्रयाग। यहाँ के जोशीमठ के लिए आपने अभी हाल ही में सुना होगा, कुछ दिन पहले, पिछले ही वर्ष की घटना है कि जो आवास बने थे, मकान में दरारें आई थी। यहाँ जोशीमठ में मकानों में दरारें आई थी। ये दरारें क्यों आई, ये काफी चर्चा का विषय रहा था। जो भवन थे, काफी लोगों के मकान जो थे, उसमें दरार आकर के वो थोड़े से झुक गए थे, तो लोगों को वहां से डाइवर्ट करना पड़ा था, यानी उनको वहां से प्रवासित करना पड़ा, ताकि कोई अनहोनी, कोई दुर्घटना न घटित हो जाए और नुकसान न हो जाए ना। इसका कारण था कि वहां पे एक सुरंग बनी थी, और उस सुरंग की वजह से जो हिमालय का जो पानी था, जो पहाड़ी श्रृंखला है, इस पहाड़ी में जैसे ही सुरंग खोदी गई, आर पार एक सुरंग बनाई गई, तो यहां से जल की निकासी होगी, यहां से पानी निकला, तो ये चट्टानें कैसी होगी? खाली होगी। खाली होने से, निर्वात होने से मुख्य रूप से ये जमीन जो है नीचे धंसने लगी, और धंसने से जोशीमठ जो है, इसमें मुख्य रूप से जो गांव है वहां पे दरारें आई थी, चर्चा का विषय भी रहा था। तो जोशीमठ, विष्णु प्रयाग, धौली गंगा और विष्णु गंगा, जहां दोनों नदियां मिलती है उस भाग में है। उसके बाद में यदि अपन बात करेंगे, अब यहाँ जोशीमठ के बाद में ये नदी बन जाती है जिसका नाम होता है अलकनंदा, यानी इस जोशीमठ के बाद में इसका नाम क्या हो जाता है? अलकनंदा। थोड़ा आगे चलते हैं तो इसमें नंदाकिनी नदी मिलती है। ये कौन सी है? नंदाकिनी, ये वाली। तो नंदाकिनी नदी आकर के इसमें समाहित होती है, मुख्य रूप से इसके बाएं किनारे पे, और जहां नंदाकिनी मिलती है उस प्रयाग को नाम दिया जाता है नंद प्रयाग। क्या नाम देते हैं? नंद प्रयाग। फिर आगे चलेंगे तो थोड़ा सा उसके नीचे लगभग बताया जाता है कि 21 किलोमीटर की दूरी के आसपास ही ये दूरी है, तो इसमें एक नदी आकर के मिलती है, इसका नाम है पिंडार। और पिंडार नदी इसमें मिलती है अलकनंदा में। इस प्रयाग को मुख्य रूप से बोलते हैं कर्ण प्रयाग। क्या बोलते हैं? कर्ण प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग,
नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग। और थोड़ा आगे चलेंगे तो कर्णप्रयाग के नीचे इसमें इसके दाएं किनारे के ऊपर मुख्य रूप से एक नदी आती है, मंदाकिनी नदी। और मंदाकिनी इसमें आकर के जहां मिलती है उसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग। इसका मतलब 4 प्रयाग तो किस नदी पर है, वो है अलकनंदा पर। और एक प्रयाग जो अलकनंदा और भागीरथी, अब इधर से भागीरथी गंगोत्री हिमनद से निकल के आ रही है। गंगोत्री हिमनद से कौन सी नदी निकल के आ रही है, भागीरथी। और यह नदी मुख्य रूप से मुख्य नदी भी है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ये जो अलकनंदा में आकर के यहां मिलती है, जहां अलकनंदा में भागीरथी नदी मिलती है, यानी कहेंगे ऐसे कहेंगे कि भागीरथी में जहां अलकनंदा मिलती है, यहां पर भी संगम है। इस संगम को मुख्य रूप से बोलते हैं देवप्रयाग। क्या बोलते हैं, देवप्रयाग। तो इस देवप्रयाग के बाद में ये जो नदी है आगे गंगा कहलाती है। क्या कहलाती है, गंगा नदी के रूप में जानी जाती है। अब ये मुख्य रूप से रुद्रप्रयाग फिर हरिद्वार के आसपास में ये एक महत्वपूर्ण जगह है, प्रमुख नगर है, जहाँ धार्मिक कार्यक्रम भी है। और यहाँ पर नदी जो है पहाड़ों से बाहर निकलती है, उत्तराखंड में ही है हरिद्वार। तो यहाँ पहाड़ों से नदी पर्वत से बाहर निकलती है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हम देखते ही हैं कि ये काफी पवित्र जगह मानी जाती है। फिर ये आगे उत्तर प्रदेश में बहती है, देखते हैं आगे। ये मैंने डायग्राम बनाया है इसका, पहले ही एक बनाएंगे तो इसकी सहायक नदी जो है इसके बाएं तट पर मिलने वाली नदी और दाएं किनारे मिलने वाली एक नदी जिसका मुख्य जिस ओर होता है। जैसे इस नदी का मुख्य इस ओर है, यूं बह रही है, जिस ओर ढाल होता है ना, उसी ढाल की ओर उसका मुख होता है, वहीं से इसका दायां और बायां किनारा तय किया जाता है। अब ये इधर बढ़ रही है, इस साइड में बढ़ रही है, तो इसका राइट हैंड वाला जो किनारा है ये होता है इसका दायां किनारा। इसका मतलब इधर आकर के कोई नदी मिलती है, ये दायां भाग है। और इस साइड में कोई नदी आकर के इसमें मिलती है तो बायां भाग है। बाएं किनारे और दाएं किनारे पे सारी नदियों को बहुत बार पूछ लेते हैं साथियों, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नदी इसके दाएं किनारे मिलती है, कौन सी नदी इसके बाएं किनारे। यहां तक तो अपन ने देख लिया था, भागीरथी और अलकनंदा दोनों देवप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा के ऊपर मुख्य रूप से 4 प्रयाग है, विष्णु है, प्रयाग है, नंद प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है, इसकी चर्चा अपन ने कर ली। फिर 5वां प्रयाग भागीरथी में जब अलकनंदा मिलती है तो वहां पे देवप्रयाग। और देवप्रयाग के बाद में यहाँ से नदी जो है मुख्य रूप से गंगा कहलाती है, ये चर्चा भी अपन ने कर ली। अब इसमें इसके बाएं तट पर मिलने वाली सबसे पहली जो शायद नदी जो है गंगा बनने के बाद में नदी है, जो गढ़वाल पहाड़ियों से निकलती है, उत्तराखंड में गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है, उसका नाम है रामगंगा। और रामगंगा आगे जाकर कन्नौज के अंदर मुख्य रूप से इसमें समाहित हो जाती है, उत्तर प्रदेश में। तो कन्नौज में ये समाहित हो जाती है, फिर आगे चलती है। तो आगे चलने के बाद में इसमें यमुना इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक। सबसे बड़ी सहायक नदियों में कौन सी, यमुना। यमुना इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो मुख्य रूप से इसमें कहा मिलती है, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज को इलाहाबाद भी कहते हैं ना, प्रयागराज के अंदर मुख्य रूप से आकर के मिलती है, इलाहाबाद। यहां आकर के इसमें समाहित हो जाती है। अब यमुना नदी जो है वो यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, इसको अपन विस्तार से यमुना पढ़ेंगे। तो यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है।
दिल्ली के पास से गुजरती है, जहां सर्वाधिक दिल्ली और कानपुर के बीच में सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। यहाँ प्रमुख नगर दिल्ली, यमुना किनारे है, यहाँ सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। आगे चलते हैं तो इस पर मुख्य रूप से मथुरा है और इसी के किनारे बसा प्रमुख शहर है जो कृष्ण जी की लीला से संबंधित है ही, आपको पता ही है। तो ये यमुना नदी है वो प्रयागराज में इसमें इसके दाएं किनारे पर आकर के समाहित हो जाती है। ये सबसे बड़ी सहायक नदी है, अभी आप याद रख लो। अब यमुना की सहायक नदी है, क्योंकि जो नदी जिसमें मिलती है, जिस बड़ी नदी में छोटी नदी आकर के मिलती है वो उसकी सहायक होती है। तो चंबल जो है वो यमुना की सहायक है, और ये मैंने तीर का निशान लगाया जिस ओर इसका मुख है। चंबल को विस्तार से अपन पढ़ेंगे तो राजस्थान का ज्योग्राफी उसमें पढ़ेंगे, हालांकि क्लास मैंने पहले डाल रखी है। ये जनापाव पहाड़ी से निकलती है चंबल, विंध्याचल श्रेणी जो है वहां से, विंध्याचल श्रेणी की एक पहाड़ी जनापाव वहां से निकलती है। बेसरोडगढ़ के आसपास में राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा बनाती हुई उत्तर प्रदेश में धौलपुर से के निकट से प्रवेश करती है, और उसके बाद में यह यमुना में समाहित हो जाती है। फिर उसके बाद में आती है विंध्याचल से निकल करके एक नदी है बेतवा, जो मुख्य रूप से यमुना की सहायक है। फिर कैमूर पहाड़ी से निकलती है केन, जो भी यमुना की सहायक है। और फिर यमुना जो है गंगा की सहायक हो जाती है। तो आप यहाँ कंफ्यूज होता है निम्न में से गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो ये यहाँ थोड़ा सा सस्पेंस रहता है, तो उस सस्पेंस को दूर करेंगे ना। फिर इस किनारे से अमरकंटक जो पठार है, अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं, इस पठारी क्षेत्र से मुख्य रूप से एक नदी निकलती है जो पटना में जाकर के इसमें समाहित हो जाती है। इसका नाम है सोन। तो ये सोन नदी जो है प्रायद्वीपीय पठार से निकल करके सीधी गंगा में समाहित होने वाली, दक्षिण से उत्तर की ओर जाकर के समाहित होने वाली मुख्य नदी है यमुना के बाद। फिर आगे चलते हैं तो दामोदर नदी और छोटा नागपुर पठार से मुख्य रूप से निकलती है। इसको बंगाल का शोक कहते हैं, लेकिन यहाँ पे आजकल बंगाल में जो बाढ़ लाती थी जिसके लिए कुख्यात थी, दामोदर जो बांध परियोजना है, दामोदर जो डैम प्रोजेक्ट है, उसके द्वारा इस आपदा को तो कम किया गया है। लेकिन ये जाकर के गंगा की जो शाखा है हुगली, जो बंगाल में हुगली के नाम से जानती है, उसमें जाकर समाहित होती है। इधर से अपन चलते हैं इसके बाएं किनारे पर, तो सबसे पहले क्रम से देखेंगे तो रामगंगा आ गई, उसके बाद में गोमती उत्तर प्रदेश में गाजीपुर के निकट इसमें समाहित होती है। फिर नेपाल हिमालय में अपन चलेंगे तो शारदा नदी और घाघरा, घाघरा की सहायक है शारदा, ये नेपाल हिमालय से निकलती है और उत्तर प्रदेश प्रवेश करती है, और छपरा बिहार में, छपरा के निकट ये किस में समाहित होती है, गंगा में समाहित हो जाती है। फिर चलते हैं अपन उसके आगे, जो इसकी सहायक नदी है उसका नाम है गंडक, तो ये नदी भी मुख्य रूप से नेपाल हिमालय से निकलती है और हाजीपुर बिहार के अंदर मुख्य रूप से गंगा में समाहित हो जाती है। फिर आती है कोशी नदी, जो नेपाल हिमालय, नेपाल सिक्किम के आसपास से निकलती है, और ये भी मुख्य रूप से गंगा में समाहित हो जाती है। इस क्रम में अपन देखेंगे तो इसके सबसे अंत में आकर मिलने वाली नदी महानंदा नदी है, जो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग पहाड़ियां चाय के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? चाय की कृषि के लिए। तो इससे निकल करके ये गंगा में समाहित होती है। तो सबसे अंतिम में मिलने वाली नदी, बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम नदी जो है वो कौन सी है? महानंदा, है ना। तो ये ध्यान रखोगे, डायग्राम आपको बहुत मेमोरेबल रहेगा, क्योंकि इससे आपको वो जल्दी मेमोराइज करने में इस नदी का जो क्रम है, इसकी सहायक नदियां है, उसमें बहुत अधिक सहायता आपकी ये करेगा। फिर बारी बार से प्रत्येक नदी जो है उसका उद्गम अपन देखते हैं। अब मैं बता दूं, जो मैंने ऑलरेडी पहले आपको बता दिया था कि जोशीमठ
या विष्णु प्रयाग। अब यहाँ मुख्य रूप से मैंने कहा धौली गंगा और विष्णु गंगा करके मिलती है, तो इसको विष्णु प्रयाग कहते हैं। 5 प्रयाग मैंने बताए थे आपको। पहला प्रयाग अलकनंदा से पिंडार नदी आकर के मिलती है, जिसको कर्ण प्रयाग कहा जाता है, दूसरा प्रयाग। अलकनंदा से मंदाकिनी नदी, जो जिसको काली भी नदी कहते हैं, वो रुद्र प्रयाग में आकर के मिलती है, जिसको कहते हैं रुद्र प्रयाग। और एक हो गया नंद प्रयाग, और एक हो गया जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती है, तो देवप्रयाग। ये 5 प्रयाग मुख्य रूप से है। जब नंदाकिनी मिलती है अलकनंदा से, तो उसको नंद प्रयाग कह दिया जाता है। तो 5 प्रयाग मैंने आपको बताए। फिर गंगा की विशेषताएं। गंगा की कुल लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर है, जो उत्तराखंड में 110 किलोमीटर प्रवाहित होती है, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर प्रवाहित होती है, बिहार में 445 प्रवाहित होती है, और पश्चिम बंगाल में ये 520 किलोमीटर प्रवाहित होती है। तो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में बहती है, उसके बाद में पश्चिम बंगाल में, फिर बिहार के अंदर, और सबसे कम बहती है उत्तराखंड में। इसकी द्रोणी यदि अपन देखते हैं, गंगा की द्रोणी, तो भारत की सबसे बड़ी द्रोणी है। 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली इसकी द्रोणी है, तो भारत का सबसे बड़ी अपवाह द्रोणियों में से एक है। बड़ा इंपॉर्टेंट भी है कि भारत की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी की है, तो आप क्या लिखेंगे? गंगा नदी। ठीक है ना, लिखेंगे ना भाई, गंगा नदी की द्रोणी है, सबसे बड़ी अपवाह है, द्रोणी मानी जाती है। अब इसमें मिलने वाली नदियां मैंने अभी बताया था सहायक नदियां, तो कौन सी सहायक कहाँ मिलती है, डायग्राम से मैंने समझाने का प्रयास किया। तो इसके बाएं किनारे पर मिलने वाली नदियां हैं, इसमें रामगंगा सबसे पहली नदी आकर के मिलती है, फिर गोमती, घाघरा, शारदा की सहायक, इसकी सहायक है, यानी घाघरा की सहायक शारदा, गंडक, कोसी, नेपाल में इसको सप्तकोशी और कहा जाता है, और अंतिम मिलने वाली नदी है महानंदा, जो कि दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। चर्चा कर ली अपन ने। फिर गंगा नदी जो है मुहाने के पास भागीरथी और पद्मा 2 धाराओं में विभाजित हो जाती है। मुहाना होता है समुद्र में मिलने से पहले, यहाँ इसकी 2 धाराएं हो जाती है, भागीरथी और पद्मा। गंगा के दाएं किनारे पर मिलने वाली नदियों में हम बात करेंगे यमुना, जो सबसे लंबी सहायक नदी है। इसके अलावा सोन, दामोदर, हुगली। दामोदर इसकी जो शाखा है, हुगली शाखा में जाकर मिलती, मैंने बता दिया आपको पहले, पश्चिम बंगाल में। ठीक है ना, ये पहले बता दिया, सोन, दामोदर और यमुना। अब चंबल, केन, बेतवा जो यमुना की सहायक है, ये तो आप ध्यान में रखोगे, मैंने बता ही दिया आपको कि चंबल, बेतवा, केन, ये किसकी सहायक है? यमुना की सहायक है। ठीक है ना, न कि गंगा की सहायक। डायरेक्ट जो नदी जिसमें मिलती है वह उसकी सहायक मानी जाती है। गंगा नदी फरक्का, फरक्का होता है भारतीय बांग्लादेश पश्चिम बंगाल में ये जगह है, तो फरक्का समझौता भी हुआ है। भारत व बांग्लादेश के बीच सीमा पर जगह, और इसके बाद में नदी फरक्का के बाद में बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। और फरक्का समझौता भी हुआ था, जिसमें भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। बहुत बार पूछा गया कि समझौता किन देशों के बीच में हुआ, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था, गंगा नदी के जल बंटवारे को लेकर। फरक्का के बाद बांग्लादेश में गंगा नदी है, उसको पद्मा कहा जाता है, और ब्रह्मपुत्र की शाखा इसमें आकर के मिलती है। ब्रह्मपुत्र को यहाँ जमुना कहते हैं बांग्लादेश के अंदर, ये भी बता दिया मैंने पहले आपको।
बांग्लादेश में गंगा जी की शाखा है उसको पद्मा और ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। हालांकि यहाँ भागीरथी के नाम से अभी अपन ने देखा था इसकी दो शाखाएं हो जाती है, एक भागीरथी एक का पद्मा। अब भागीरथी जो शाखा है वो अपने भारत में पश्चिम बंगाल में बहती है, उसकी एक शाखा हुगली है, याद रखोगे आप। सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल के अंदर भी है और बांग्लादेश में भी है। गंगा नदी का जो मुहाना है, इसका जो डेल्टा है उसको सुंदरवन के डेल्टा के नाम से जानते हैं। तो इसका कारण भी है कि सुंदरी प्रजाति के वृक्षों का मिलना। सुंदरी प्रजाति के वृक्ष मिलने के कारण इसको सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। इससे सुंदरवन के डेल्टा की यदि बात करते हैं अपन, तो ये डेल्टा जो है इसका लगभग 60% हिस्सा बांग्लादेश में है और लगभग 40% हिस्सा इसका जो है भारत में पश्चिम बंगाल में। हालांकि इसका विस्तार बताया जाता है कि लगभग 10,500 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है और यहाँ बंगाल टाइगर खूब पाए जाते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, जो जल में तैरते भी यहाँ, है ना, उसके लिए प्रसिद्ध है। तो सुंदरवन के डेल्टा का विस्तार हुगली और मेरा नदियों के बीच में देखने। हुगली मैंने कहा कि पश्चिम बंगाल में भागीरथी के नाम से प्रवेश करती गंगा और उसकी एक शाखा हुगली जिसके किनारे कोलकाता शहर। कोलकाता शहर किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे। इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है ना। तो ये है, यहाँ आकर के ये अपना डेल्टा बनाती हुई कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। ये डेल्टा जो गंगा का है उसके संदर्भ में जो फैक्ट है, जैसे ये गंगा नदी आ रही है और इस गंगा का डेल्टा मुख्य रूप से है दो धाराओं के रूप में आकर के ये प्रवाहित होती है। तो ये इसका बांग्लादेश में डेल्टा है, लगभग 60% हिस्सा है, 10,500 वर्ग किलोमीटर के आसपास में इस डेल्टा का एरिया है और 40% डेल्टा इसका भारत के अंदर है और वो पश्चिम बंगाल स्टेट में, ठीक है। तो इसकी शाखा आती है भगीरथी और उसकी एक शाखा है हुगली। हुगली और मेघना के बीच में ये डेल्टा मुख्य रूप से इसका पाया जाता है। अब इसकी सहायक नदी यमुना, सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी। यमुना की चर्चा अपन करेंगे तो ये यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, तो हिमालय के में बंदरपूंछ श्रेणी के पश्चिमी ढाल पर 6,316 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उत्तराखंड का टिहरी गढ़वाल जिला है, वहां से निकलती है टिहरी गढ़वाल जिला। टिहरी गढ़वाल, टिहरी के नाम से एक बांध भी आपको पता है, तो इस नदी पर भागीरथी पर एक बांध भी बना हुआ है टिहरी, जो भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है, जो भागीरथी नदी पर है उत्तराखंड में। जब अपन बांधों की चर्चा करेंगे तो विस्तार से इसको चर्चा करेंगे, बताऊंगा विस्तार से, आप चिंता न करें। स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्लास इसलिए आ रही है कि आपको पता है कि हम अपने स्टूडियो से काफी दूर हैं। जब भी इस मौका मिलता है सोचते हैं अपने साथियों के लिए थोड़ा बहुत तो कुछ बनता है, तो क्लास बना करके डालें ताकि वो पढ़ते रहें, उनको यह नहीं लगे कि हमारे पास मैटर नहीं आ रहा। अब यमुना जो है उद्गम के बाद में मुख्य रूप से दक्षिण और दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, दिल्ली के पास से गुजरती है, अभी मैंने बताया था। इसकी प्रमुख सहायक नदियां, तो सहायक नदियां इसकी कौन कौन सी है देखते हैं। जल पीने के बाद थोड़ा सा पानी पीते हैं।
चलो, तो यमुना की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन-कौन सी है? तो सबसे अधिक ऊँचाई से निकलने वाली नदियों में से एक है यमुना, सबसे अधिक ऊँचाई, 6316 मीटर की ऊँचाई से भारत की कोई नदी मेरे हिसाब से नहीं इसका सर्वाधिक ऊँचाई से निकलती है, ये इसकी बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है। इसकी लंबाई भी काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 1385 किलोमीटर लंबाई मिलती है, हालाँकि एनसीईआरटी में तो अब नहीं दे रखी इसकी लंबाई। फिर भी इसकी लंबाई जो है मुख्य रूप से 1385 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी जाती है। काफ़ी लंबी नदी है, मुख्य रूप से है और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी भी है ये। पहले भी देख लिया था अपन ने। यमुना के दाएँ तट पर मिलने वाली नदियों में चंबल, सिंध, बेतवा, केन है। चंबल, सिंध, बेतवा और केन। और इसके दाएँ तट पर मिलने वाली नदियों में हिंडन, रींद, सेंगर और वरुणा है। दाएँ-बाएँ तट पर ध्यान रखोगे चंबल, सिंध, बेतवा, केन है और हिंडन, रिंद, सेंगर और वरुणा इसके बाएँ किनारे पे मिलती है। यमुना का गंगा नदी में मिलन प्रयागराज, इलाहाबाद में होता है। बेसिक सी बात। अब इसकी यमुना की सहायक नदी है चंबल। मुख्य रूप से मैंने बताया था ये जनापाव पहाड़ी से निकलती है, विंध्याचल से। ठीक है ना? विंध्याचल से। यहाँ मालवा का जो पठार है ना, उसके आस-पास से ये विंध्याचल जो श्रेणियों से है, इसके उत्तरी ढाल से मुख्य रूप से निकलती है चंबल नदी। तो राजस्थान में भैंसुरगढ़ के निकट प्रवेश करती है और चूलिया जलप्रपात बनाती है। विस्तार से मैंने कहा बताएँगे आपको, चूलिया प्रपात, यही नदी बनाती है। 4 बाँध इसके ऊपर है, गांधी सागर है, मध्य प्रदेश में राजस्थान की सीमा के पास में राणा प्रताप सागर है, जवाहर सागर है और कोटा बैराज। 4 बाँध भी इसके ऊपर है, विस्तार से चंबल नदी घाटी परियोजना और बाँध परियोजना विस्तार से पढ़ेंगे तो अपने समझ में आ जाएगा, है ना? चंबल नदी मध्य प्रदेश में मालवा के पठार में महू के पास से जनापाऊ पहाड़ी से निकलती है। ठीक है? चंबल नदी पर गांधी सागर मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज बांध बने हुए हैं। बाकी 3 बांध जो है वो राजस्थान के अंदर है। गांधी सागर मध्य प्रदेश के अंदर। चंबल नदी यमुना में मुरादगंज के पास जिला इटावा उत्तर प्रदेश में आकर के समाहित हो जाती है। इसकी कुल लंबाई जो आती है वो 961 किलोमीटर के आसपास में है। और चंबल की सर्वाधिक लंबी सहायक नदी जो है ना, वो है बनास, है ना? ये इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है, लगभग जो 320 किलोमीटर के आसपास में लंबी मानी जाती है। कि विस्तार से राजस्थान नदियाँ देखेंगे तब देखेंगे। ये चंबल नदी, ये जानापाऊ पहाड़ी विंध्याचल से यहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है और उसके बाद में यहाँ भैंसरोडगढ़ के पास में राजस्थान में प्रवेश करती है। फिर यहाँ मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है और उत्तर प्रदेश में यह आकर के यमुना में मिल जाती है ना? तो आप ध्यान रखोगे इसको। चंबल की सहायक नदियों में अपन देखेंगे तो चंबल की सहायक नदियाँ अब इसके बाएं किनारे पर मिलने वाली नदियों में काली सिंध, पार्वती, कुन्नू, जो मुख्य रूप से मालवा विंध्याचल का अग्रिम भाग जो है मालवा का पठार है, इस ओर से निकलती है। और बाएं किनारे पर बनास जो इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है, गुंजाली है, बामणी है, मेज है, चाकन है, कुराल है, आदि नदी इसमें मिलती है। हालांकि चंबल अपुआ जो है राजस्थान की नदियों का जो विस्तार से क्लास अपनी डाल दी हुई है, आप वहां से भी देख सकते हैं इनकी कौन सी सहायक है, कहाँ से निकलती है, कहाँ मिलती है। ठीक है। फिर अगली सहायक है गंडक। गंगा की अगली सहायक कौन सी है? गंडक। गंडक काली गंडक या त्रिशूल गंगा के नाम से नेपाल में हिमालय में धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के मध्य से निकलती है। अब माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी
8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। कई बुक्स 8,850 भी दे रहे हैं भाई, ये भी दे रहे हैं कई बुक्स वाले, लेकिन 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है ना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना अपने को तो। और नेपाल हिमालय से निकलती है, माउंट एवरेस्ट और धौलागिरी के मध्य से निकलती है। सोनपुर पटना के निकट ही ये गंगा में समाहित हो जाती है, ये चर्चा पहले भी मैंने कर ली। उसके बाद में घाघरा नदी, प्रत्येक सहायक है ना उसका उद्गम और उसका मिलन बिंदु अपन देखेंगे। घाघरा, घाघरा नदी माप चाचुंगो हिमनद से निकलती है। अब इसका मतलब घाघरा नदी जो है ना वो तिब्बत से आ रही है, तो हिमालय को पार करके ट्रांस हिमालय से आ रही है। कहां से आ रही है? ट्रांस हिमालय की ओर से आ रही है, तिब्बत से आ रही है। तो महान हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय को पार कर रही है सीधा और गंगा में आकर के समाहित हो रही है, तो काफी महत्वपूर्ण नदी है। तिला सेती बेरी का जल ग्रहण करने के बाद में, तो तिला सेती बेरी किसकी सहायक होगी? घाघरा की सहायक होगी। शीशा पानी में पर्वत से बाहर निकलती है। घाघरा का गंगा में विलय छपरा बिहार के पास में होता है। घाघरा की प्रमुख शाही नदियों में शारदा और काली, शारदा भी कहते हैं और या काली गंगा भी उसको कहा जाता है। शारदा, सरयू, सरयू भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, सरयू नदी। इसके बारे में आपने वो हमने पढ़ाई है, भगवान राम जब सरयू को पार करते, ये सरयू होगी वो ना, जब वो आगे निकले थे तो सरयू को पार किया था और केवट ने उसको सरयू पार करवाया था, पढ़ा होगा वो धार्मिक ग्रंथ में, भगवान राम की कहानी। कोशी नदी, अन्य सहायक नदी आती है कोशी। कोशी नदी की बात करें तो कोशी नदी का उद्गम माउंट एवरेस्ट के उत्तर से होता है और तिब्बत में ये अरुण के नाम से जानती है। बहुत महत्वपूर्ण नदी है, ये पूछा गया प्रश्न भी है कि कौन सी नदी तिब्बत में अरुण कहलाती है? कोशी। कोशी एक पूर्ववर्ती नदी, पूर्ववर्ती होती है जो अपने निर्धारित मार्ग पर प्रवाहित होने वाली नदी है। कोशी नदी अरुण में, अरुण और सोन, इसकी साई नदियों में अरुण और सोन, पश्चिम से कोशी और पूर्व से तमुर कोशी मिलने के बाद ये सप्तकोशी कहलाती है। तो इसमें सप्तकोशी कब बनती है? तो इसमें कौन कौन सी नदी मिलती है? अरुण, सोन मिलती है और तमुर कोशी मिलती है ना, और कोशी मिलती है। तो इनके मिलने के बाद में इस नदी को बोलते हैं सप्तकोशी, है ना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कोशी नदी के बारे में। नेपाल से आ रही है। मार्ग बदलने के लिए काफी प्रसिद्ध है। कौन सी? कोशी नदी मार्ग बदलने के लिए, घाघरा भी मार्ग बदलने के लिए बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए नेपाल में बाढ़ लाती है, काफी अथाह नुकसान पहुंचाती है, मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। ठीक है ना, मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। फिर आती है रामगंगा। रामगंगा नदी का उद्गम गैरसैंण के पास गढ़वाल की पहाड़ियों से होता है, उत्तराखंड से, और यह कन्नौज उत्तर प्रदेश के में आकर के गंगा में समाहित हो जाती है। तो ये प्रमुख शाही नदियां इसके बाएं किनारे पर मिलती थी। अब शारदा, जिसकी सहायक काली है, शारदा नदी सरयू, इसका उद्गम भी कहां से होता है? नेपाल हिमालय से होता है, मिलाम हिमनद के पास से होता है, यहाँ इसको गौरी गंगा कहते हैं। शारदा नदी जिसको काली भी कहते हैं का विलय बाराबांकी उत्तर प्रदेश में घाघरा में हो जाती है। तो शारदा किसकी सहायक है? घाघरा की सहायक है, घाघरा गंगा में समाहित हो जाती है।
अगला है गंगा नदी में बाएं तरफ मिलने वाली अंतिम सहायक नदी महानंदा है, जो कि दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है पश्चिम बंगाल से। ये भी मैंने डायग्राम के माध्यम से बता दिया तुमको। गंगा में दक्षिण की ओर से मिलने वाली गंगा में प्रमुख सहायक नदी जो है सोन नदी, यमुना थी, यमुना के बाद में सोन नदी, जो अमरकंटक पठार से निकलकर आरा बिहार में, आरा के पास बिहार के अंदर गंगा में समाहित हो जाती है। गंगा सफाई के लिए केंद्र सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया था जून 2014 के अंदर। मोदी जी प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने सबसे पहले गंगा नदी की सफाई के लिए जो अपनी वादा किया था, उस वादे को निभाते हुए उन्होंने प्रयास किया और नमामि गंगे परियोजना चला करके गंगा नदी है उसकी सफाई अभियान जो है शुरू किया था। ये था गंगा नदी अफवाह तंत्र, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां, गंगा नदी में मिलने वाली प्रमुख नदियां, इसके बाएं किनारे कौन सी मिलती है, दाएं किनारे कौन सी। फिर बची है ब्रह्मपुत्र नदी क्रम, जिसकी विस्तार चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास में साथियों इतना ही। सभी साथी है सर्वा क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, वहां पे आपको सारे के सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे और यूट्यूब पर आपको पूरा कोर्स मिल रहा है, पूरी क्लास मिल रही है। तो आशा करता हूँ कि क्लास आपको बहुत अच्छी लगेगी, आपका चैनल के प्रति प्रेम में बढ़ेगा, हमें सपोर्ट मिलेगा, हम आपके लिए बेहतर क्लासें यूं ही बनाते रहेंगे। धन्यवाद टू ज्वाइन सर्वा क्लासेज। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।